दोस्तों पिछले कुछ एक वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले वोल्टीमीटर पे वीडियो बनाया, एमीटर पे बनाया, ओम मीटर, मल्टीमीटर के बारे में बात की। आज के इस वीडियो के अंदर हम पावर फैक्टर मीटर के बारे में बात करेंगे। पावर फैक्टर मीटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से उसके कनेक्शन किए जाते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर जो मीटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं MKSM टेक गाइड। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पावर फैक्टर मीटर जो होता है वो क्या होता है, यानी कि एक्चुअल में पावर फैक्टर किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर, इसी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा। इसके अंदर पहले पार्ट में हम ये समझेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है और दूसरे पार्ट में ये समझेंगे कि पावर फैक्टर मीटर जो होता है, cos फाई मीटर होता है, वो किस तरीके से काम करता है और एनालॉग और डिजिटल और या फिर कितने टाइप का वो होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल के अंदर तीन टाइप के सर्किट होते हैं एसी के अंदर। एक होते हैं रेजिस्टिव सर्किट और दूसरे होते हैं इंडक्टिव सर्किट और तीसरे होते हैं कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिकल की जो सप्लाई होती है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसका बिहेवियर अलग अलग टाइप का होता है। तो इन तीनों टाइप के सर्किट के अंदर हम इलेक्ट्रिकल के अंदर वोल्टेज और करंट फ्लो के जो बिहेवियर होता है उसको हम सबसे पहले समझेंगे। देखिए जो रेजिस्टिव सर्किट होता है उसके अंदर जो ऐसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो करंट होता है वो इन फेज फ्लो होता है, यानी कि इसके अंदर करंट का जब मैक्सिमम वैल्यू आता है, वोल्टेज का जब मैक्सिमम वैल्यू आता है एसी सप्लाई का, उसी टाइम पे करंट का भी मैक्सिमम वैल्यू आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इन फेज सप्लाई। ठीक है, और इसका जब पावर सर्किट देखेंगे तो पावर सर्किट का जब एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर देखो जैसे ये यहाँ पे वोल्टेज का साइन वेव है और ये करंट का साइन वेव है। यहाँ पे देखेंगे पावर का जो वेव है वो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो है, दोनों साइड में जब ये नेगेटिव होता है, वोल्टेज नेगेटिव होता है, उसी टाइम पे करंट भी नेगेटिव होता है। और आप जानते हैं कि पावर जो होता है VI होता है। ठीक है, VI cos फाई होता है, जिसके अंदर cos फाई पावर फैक्टर होता है, जिसको हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ये V पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है और I भी पॉजिटिव है तो इसका नेट वैल्यू जो ये P होता है वो भी पॉजिटिव आता है, और V नेगेटिव है और I भी नेगेटिव है तो ऐसे केस में भी P जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये बन रहा है हमारा पावर का। तो इस तरीके से रेजिस्टिव सर्किट कार्य करता है। उसके बाद में देखते हैं कि जो इंडक्टिव सर्किट होता है, इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो है करंट लेग करता है, करंट लेग करता है, यानी कि करंट वोल्टेज जब वोल्टेज का मैक्सिमम मान आएगा, मैक्सिमम मान आ जाता है तो उसके बाद में, उसके कुछ एंगल के बाद में, यानी कि कुछ एंगल के बाद में जब रोटर हमारा घूमता है, रोटर घूमने के कुछ एक एंगल के बाद में हमारा जो है करंट का मैक्सिमम वैल्यू आता है। तो ये जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल आता है उसी का कोस मान, यानी कि ये जो जितना एंगल, मान लो 0 डिग्री एंगल के ऊपर यहाँ पे 0 मान है, 90 डिग्री एंगल के ऊपर इसका मैक्सिमम मान है, तो यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम मान आएगा, मान लो यहाँ पे 270 या 180 के ऊपर आ रहा है, तो ठीक है 180 डिग्री के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के पीक वैल्यू आने के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। तो 90 डिग्री का कोस वैल्यू, यानी कि इसी का कोस 90 लेंगे तो वही हमारा एक्चुअल में पावर फैक्टर कहलाता है। तो इसका जब पावर एनालिसिस करेंगे तो इस तरीके से बनता है। देखिए यहाँ पर हम एक ग्राफ लेते हैं जिसके अंदर ये वोल्टेज है और ये एक करंट को प्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा पावर को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ जो पावर होता है वो नेगेटिव में चला जाता है, यानी कि हमारा जो पावर है वो नेगेटिव करने लगता है। अगर लेगिंग, हमारा पावर फैक्टर लेगिंग है तो इसकी वजह से कुछ पावर होता है हमारा माइनस में चला जाता है, जो कि हमारे इस जो इंडक्टर होती है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। ये समझ रहे हो? और वो स्टोर पावर जो होता है जब वोल्टेज का मान कम होता है उस टाइम पे ये वैल्यू, ये जो पावर होता है वो वापस डिस्चार्ज होता है। अब सवाल ये उठता है कि इंडक्टर के अंदर ऐसा क्यों होता है कि करंट जो है लेग क्यों करता है। इसका कारण ये होता है कि जैसे ही हम यहाँ से कोई भी पावर वोल्टेज सप्लाई हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो करंट फ्लो होने लगता है वो करंट फ्लो स्टार्टिंग में नहीं होता है, क्योंकि वो जो चार्ज हम दे रहे हैं वो चार्ज इंडक्टर के अंदर स्टोर होने लगता है। और जब वो स्टोर होके अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाता है, यानी कि स्टोर होने का मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाता है, तब वो अपना डिसिपेट होना शुरू करता है जब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है। तो इस वजह से इंडक्टर के अंदर जो है करंट लेग करता है। ठीक है,
उसके बाद में देखते हैं कैपेसिटर के अंदर किस तरीके का बिहेव होता है। देखिए कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई चार्ज करेंगे, यानी कि 5 वोल्टेज का सप्लाई देंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे एक करंट स्टार्टिंग में हाई करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर करंट क्या होता है, तुरंत फास्ट मूव करता है, चार्जेस फास्टली मूव करते हैं, लेकिन जैसे ही इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है वैसे वैसे इसके अंदर वोल्टेज जो है, करंट जो होता है वो सेचुरेट होने लगता है। जब आप वोल्टेज को डाउन करते हैं, वोल्टेज डाउन करते हैं, तो ये अपना वोल्टेज का जो करंट है वो अपना डिस्चार्ज होने लगता है। तो इस वजह से इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो लीडिंग होता है। इसका मतलब लीडिंग होने का मतलब ये होता है कि करंट जो होता है जैसे वोल्टेज से आगे रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू से पहले आ जाता है, और इसके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो रहता है 90 डिग्री का। 90 वो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जो प्योर सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है उसके अंदर ये जो फेज एंगल बनता है, यानी करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। लेकिन अगर प्योर सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट नहीं है, उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो इसका जो है वैल्यू जो है 70 डिग्री से 80 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इसी जो फेज वैल्यू के बीच में जो इन फेज आउट ऑफ फेज हो रहा है, उस आउट ऑफ फेज के जो एंगल है उसी एंगल को हम कॉस वैल्यू लेंगे, तो वही हमारा पावर फैक्टर होता है। देखिए इसका पावर सर्किट का एनालिसिस करें तो देखिए यहाँ पे भी क्या होता है कि ये जो है हमारा वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे करंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है जो पिंक कलर है वो हमारा पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर भी क्या होता है कि कुछ हाफ साइकिल के अंदर फुल, एक साइकिल के अंदर जो पावर पॉजिटिव होता है और दूसरी हाफ साइकिल के अंदर पावर नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है ना, हाफ साइकिल के लिए इसके अंदर पावर स्टोर होगा और नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर ये अपने पावर को डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, इस वजह से इसके अंदर जो है स्टार्टिंग में करंट जो होता है लीडिंग करता है और वोल्टेज है लेग करता है, इसीलिए इसके अंदर जो पावर फैक्टर बनेगा वो पॉजिटिव बनता है। ठीक है, पावर फैक्टर पॉजिटिव बनता है, यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर बनता है। देखिए कुछ एक सर्किट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमको रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों प्रकार के इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं। यानी कि जैसे घर के अंदर हम सप्लाई लगाते हैं तो कुछ एक बल्ब लगा रहेगा। ठीक है, बल्ब लगा है तो वो रेजिस्टिव लोड है, और हमारा जो फैन लगा हुआ है यानी कोई मोटर लगा हुआ है वो इंडक्टिव लोड है, उसके साथ में कोई कैपेसिटर लगा हुआ है तो वो कैपेसिटिव सर्किट भी इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से जो है मिला जुला जो पावर फैक्टर बनेगा, हमको नेट जो पावर फैक्टर बनेगा उसका हमको कैलकुलेशन करना रहता है किस तरीके से पावर फैक्टर इतना बन रहा है, क्योंकि पावर फैक्टर में जितना वैल्यू बनेगा वो हमारा एक्चुअल में पावर का लॉस होता है। ठीक है, यानी हमारा पावर फैक्टर एक्चुअल में यूनिटी होना चाहिए। पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन हमारा पावर फैक्टर अगर यूनिटी है तो हमारा जो पूरा पावर जो जा रहा है वो इफेक्टिव पावर रहेगा, यानी कि रियल पावर रहेगा। अगर उसका जो हिस्सा कम होता है, जो यूज नहीं होता है, इंडक्टिव सर्किट में जो रिएक्टेंस बनाता है उसकी वजह से जो पावर का लॉस होता है वो हमारा एक्चुअल में लॉस ही होता है, जिसकी वजह से हमको करंट ज़्यादा फ्लो होता है और उसका हमको रिजल्ट भी नहीं मिलता। इसलिए पावर फैक्टर को हमको यूनिटी बना के रखना पड़ता है, और यूनिटी बना के रखने के लिए हमको इसका मेजरमेंट करना पड़ता है। तो देखिए मेजरमेंट करने से पहले मैंने आपको जैसे जो सर्किट दिखाए हैं उसके अंदर देखिए 2 प्रकार के बिहेवियर हैं। जो रेजिस्टिव सर्किट होता है उसके अंदर इन फेज होता है, और जो कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट होता है उसके अंदर आउट ऑफ फेज होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, करंट जो होता है आगे, करंट और वोल्टेज का जो मैक्सिमम वैल्यू आता है सेम एंगल पे नहीं आता है, इस वजह से इसके बीच में जो एंगल का डिफरेंस रहेगा, मान लो फाई एंगल का डिफरेंस है, वही फाई एंगल का कॉस हम लेते हैं, कॉस के साथ वैल्यू निकालते हैं, तो वही वैल्यू हमारा जो है पावर फैक्टर वैल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये हमने समझ लिया कि इसके अंदर जो करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल बनेगा उसी का कॉस वैल्यू की वजह से जो मान बनेगा उसी को हम पावर फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि पावर फैक्टर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। पावर फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमको एक्चुअल में जो रियल पावर होता है, हमको रियल में जो पावर कंजप्शन हो रहा है लोड के अंदर, ये हमारा लोड है, इसके अंदर जो एक्चुअल में रियल पावर यानी कि एक्चुअल में कितना पावर कंजप्शन हो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए हमको एक वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा वाट मीटर है। उसके बाद में हमको एक करंट मेजर करने के लिए इसके सीरीज में एक एमीटर लगाएंगे, और अप्लाइड वोल्टेज कितना है उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, क्योंकि जो वाट मीटर में जो रीडिंग आएगी
वो वाट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो वाट रीडिंग यानी कि हमारी पावर की जो रीडिंग होगी ये है रियल पावर। रियल पावर होगा हमारा VI cos phi, ठीक है। ये cos phi हमारे पास V की वैल्यू हम जो है यहाँ से रखेंगे और I की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ से रखेंगे। ये RMS वैल्यू है यानी कि V भी RMS है और I भी हमारा RMS वैल्यू है, ठीक है। तो इन दोनों का मान रखने के बाद में और वाट मीटर का रीडिंग लेने के बाद में हम जो है पावर फैक्टर का वैल्यू इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि पावर फैक्टर जो होगा वो हमारा क्या होगा, रियल पावर यानी कि वाट मीटर के अंदर जो रीडिंग आई वो, और इसका डिवाइड कर देंगे हम जो वोल्टेज और करंट से, तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगी वो पावर फैक्टर की वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए पावर हमारा 3 प्रकार का होता है। देखिए पावर जो होता है हमारा 3 प्रकार का पावर होता है। एक होता है रियल पावर, एक होता है रिएक्टिव पावर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट पावर होता है वो होता है हमारा अपरेंट पावर, यानी कि ये है वोल्ट इंटू एम्पियर, ये वोल्ट इंटू एम्पियर। और ये हमारा रियल पावर है। रियल पावर यानी कि P बराबर VI cos phi, VI cos phi ये। और ये जो kVAR है ये है हमारा रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों होता है एक्चुअल में VI sin phi, ठीक है। ये VI sin phi। तो तीनों जो पावर होते हैं ये दोनों रिएक्टिव पावर और रियल पावर मिलके हमको अपरेंट पावर देते हैं, यानी कि एक्चुअल में जो वाट मीटर के अंदर रीडिंग आएगी वो हमारी आएगी इसकी। हम जो वाट मीटर लगाते हैं उसके अंदर इसी की रीडिंग आती है। अब ये एग्जांपल मैंने आपको इसके सामने जो रखा है वो बियर की बोतल के अंदर जो झाग बन रहे हैं उसका एग्जांपल मैंने आपको इसलिए समझाने के लिए रखा है क्योंकि ये हमको जैसे हमारा जो एक्चुअल जो काम होगा हमारे को यही वाला जो पार्ट है वही हमारा प्यास बुझाएगा। ये झाग जो है वो एक्चुअल में साथ में बन जाते हैं। इसकी वजह से जो रिएक्टिव सर्किट होता है या फिर इंडक्टिव सर्किट होता है या फिर कैपेसिटिव सर्किट होता है उसके अंदर कुछ पावर जो है स्टोर हो जाता है जो कि हमारे यूज का नहीं होता। उसी पावर को हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर, और इन दोनों को जो मिला के जो पावर बनता है वो होता है हमारा अपरेंट पावर, ठीक है। तो हम जो है इस तरीके से सीख गए हैं कि ये जो हमारा अपरेंट पावर होता है वो क्या होता है, रियल पावर। अगर आप रियल पावर और रिएक्टिव पावर को एक ग्राफ में दर्शाएंगे तो जो अपरेंट पावर बनता है ये टोटल पावर है, और ये हमारा P है VI cos phi और Q है VI sin phi और S है VI, ठीक है। इसके बीच में ये रिलेशन बनता है, यानी कि अपरेंट पावर का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है रियल पावर के स्क्वायर और रिएक्टिव पावर के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। इसके लिए एक और फॉर्मूला है, जैसे रियल पावर जो होता है वो अपरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर होता है, और पावर फैक्टर जो होता है रियल पावर और अपरेंट पावर के रेशियो के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि जो पावर फैक्टर मीटर होता है वो किस तरीके से कार्य करता है। पावर फैक्टर मीटर जो है कितने टाइप का होता है और कितने तरीके से ये इनके अंदर की कंस्ट्रक्शन होती है, और सिंगल फेज के अंदर इसका कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं और 3 फेज में कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप देख रहे हैं MKSM टेक गाइड, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में आप इस चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।